गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे मेजर टू चेंजिंग ऑफ सोशल कंसर्न, सामाजिक अभिरुचि को परिवर्तित करने के उपाय। जो समाज में लैंगिक भेदभाव है उसको कैसे परिवर्तित करें, एजुकेशन सिस्टम में किस प्रकार से बालिकाओं के शिक्षा को बृहद और व्यापक करने के उपाय किए जाएं, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम चौथे पॉइंट के अंतर्गत समाज में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को कैसे समाप्त किया जाए इसको हम अध्ययन किए थे। किस पॉइंट तक पहुंचे थे, 6 पॉइंट की चर्चा करनी थी, 5 पॉइंट हो चुके थे। छठे पॉइंट में नारी को आदि शक्ति के रूप में वैदिक काल से ही जाना जाता है। राधा कृष्ण सीताराम से ही इस तरह की बातें आती हैं समाज में। इसी प्रकार समाज में प्रत्येक सामाजिक कार्यक्रमों में नारी को सम्मान प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। आदि शक्ति के रूप में महिला को आदि शक्ति के रूप में आज से नहीं सदियों से पूजा गया है, स्त्रियों की पूजा हुई है। अगर हम वैदिक कल्चर की बात करें, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों में भी कहीं न कहीं महिलाओं को पूजनीय स्थान दिया गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में तो यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई भी धार्मिक कार्य बिना स्त्री के संभव हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से महिलाओं का सम्मान हमेशा किया जाना चाहिए, तभी शिक्षा में भी हम महिलाओं को समान स्थान दे सकेंगे। हमेशा महिला को आगे अग्रणी मान करके उसको सम्मान दिया गया है। जैसे राधा कृष्ण, कृष्ण के पहले राधा का स्थान, सीताराम, सीता के पहले राम के पहले सीता का स्थान। इस तरह की बातें हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे जो महाकाव्य हैं, रामचरितमानस हैं, महाभारत हैं, ऐसे जगहों पर महिलाओं का बहुत ही ऊपर स्थान दिया गया है। इसलिए इन चीज़ों का उल्लेख होना चाहिए समाज में, और महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। 7वां पॉइंट है नारी को प्रदान किए जाने वाले अधिकारों के संदर्भ में यह प्रयास करना चाहिए कि जो अधिकार उनको दिए गए हैं उनका उपयोग स्वयं नारी द्वारा किया जा रहा है कि नहीं। उसके पति द्वारा उसके अधिकारों का उपयोग करने से नारी की सामाजिक स्थिति और भी शोचनीय होती है। महिला को अधिकार तो दिया जाता है, लेकिन उस अधिकार का प्रयोग कौन करता है? उसका पूर्व पति करता है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, अभी की बात करूं अगर, तो अभी चुनाव में सरपंच या ग्राम पंचायत प्रधान के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूं कि स्त्रियां अपना प्रचार करने नहीं आ रही, पति, जबकि खड़ी स्त्रियां हैं, स्त्रियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन स्त्रियों का नामो निशान नहीं है। उनकी जगह पे स्थान लड़ाई कौन कर रहा है, उस पर प्रचार कौन कर रहा है, बाहर समाज से निकल करके सामने कौन आ रहा है? उनके पति आ रहे हैं। जब इस तरह की भावना समाज की हमेशा बनी रहेगी तो समाज कभी भी उत्थान नहीं हो सकता समाज का, और समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि अधिकार मिला है महिला को, लेकिन उसका उपयोग या उपभोग कौन करेगा? उसका पति करेगा, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी। ऐसे एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर जगह, कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि अधिकार स्त्री को मिला हुआ है, जबकि अधिकार का उपयोग उसके कर्तव्यों का पालन, उसके कार्यों का उपभोग या प्रयोग उसका पुत्र या उसका पति करता है। तो ये समाज की जो विडंबना है, ये समाज की जो सोच बनी हुई है परंपरागत रूप से, वह सोच जब तक समाज की नहीं बदलेगी तब तक समाज कभी भी उत्थान नहीं कर सकता, समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो नारी को प्रदान किए जाने वाले जो अधिकार हैं, जो उसको अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों का वह स्वयं प्रयोग करे, तभी समाज आगे बढ़ सकता है और नारियों का सम्मान समाज में हो सकता है। अगला बात करें, नारी के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सके तथा
समाज में होने वाले शोषण एवं अन्याय के प्रति संघर्ष कर सके। जब नारी में इस प्रकार की आत्मचेतना जागृत होगी तो स्वाभाविक रूप से समाज में उसका सम्मान बढ़ेगा। महिलाओं को अपने स्वाभिमान आत्मसम्मान के लिए जो अधिकार मिले हुए हैं, वे स्वयं उस अधिकारों को नहीं जानती कि हमें कितने अधिकार मिले हुए हैं, और उन अधिकारों को न जान पाने के कारण उसका वो उपयोग नहीं कर पाती, और उपयोग न कर पाने के कारण समाज में रह करके सामाजिक जो सोच है उस सोच को, सामाजिक जो संकीर्णता है उस संकीर्णता को, सामाजिक जो अत्याचार है उस अत्याचार को बर्दाश्त करती है। तो वो जागरूक होना चाहिए, समाज में महिलाओं को जागरूक होना चाहिए ताकि वह अपने स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ सके, समाज का सामना कर सके, समाज में संघर्ष कर सके। आज समाज में महिलाएं शोषण का शिकार होती है, शोषण को सहती रहती हैं, और अंतिम में वे उस शोषण को सहते हुए अपने जीवन को चलाते हैं किस तरह से। यह समाज की विडंबना है नहीं। आज समाज में उनको इतना जागरूक करना चाहिए, उनको इतना जानना चाहिए कि हमारे अधिकार कौन, हमारे कर्तव्य कौन है, हमारे लिए नियम कौन से हैं, और हमारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से नियम कानून चलाए जा रहे हैं। अगर ये सब का ज्ञान होगा तो महिलाएं बहुत बड़े शोषण से बच सके। अगला पॉइंट, अगर 10वें पॉइंट की बात करें तो नारी को उसकी व्यापक सोच को बढ़ा देना चाहिए। गर्भ में बालिकाओं की हत्या को रोकने का प्रयास करना चाहिए। गर्भ में बालिकाओं की हत्या को रोकने का प्रयास करना चाहिए। उनके लिए नारी को पूर्णतः उसका विरोध करना चाहिए, जिससे कि उनका समाज में अनुपात कम न हो सके, क्योंकि अधिक संख्या होने पर वह सामाजिक न्याय प्राप्त करने में असमर्थ हो सकेंगे। एकता में शक्ति होती है, सुना हुआ है, कहा हुआ है, ये विचार भी है। और अगर एकता कमजोर होगी, संख्या कम होगी, तो वह पावर नहीं आता है समाज में। महिलाएं आज दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम हो रही है, लिंग अनुपात कम हो रहा है। 1000 पुरुषों के बीच में 923-920 महिलाएं बची हुई। यही संख्या अगर कम होती जाएगी तो समाज में वे अपने अधिकारों की उचित मांग नहीं कर पाएंगी, नहीं उनको सही सम्मान समाज में मिल पाएगा। साथ ही आज अगर हम बात करें तो महिलाओं के शोषण का सबसे बड़ा कारण खुद महिलाएं हैं। आज पुत्री के जन्म लेने से जितना कष्ट पुरुषों को नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा कष्ट महिलाओं को होता है। और समाज में महिलाओं को खुद इतना आत्मचेतना होनी चाहिए, और यह होना चाहिए समाज में, यह व्यापक रूप से सोच विकसित होना चाहिए कि पुत्री के जन्म पे उनको दुखी नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं पुत्र ही वंश चलाने के लिए जरूरी है। समाज में नारी के सम्मान हेतु अनेक प्रकार के जागरण, नव जागरण अभियान चलाना चाहिए, आंदोलन किया जाना चाहिए एवं यात्राएं निकालनी चाहिए, जिससे समाज के पुरुष वर्ग की आंखों पर गिरा पर्दा उठ सके, उसके समाज की सोच परिवर्तित हो सके, समाज में सभी व्यक्ति नारी का सम्मान कर सके। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताया भी आपको, ये फ्राइड के सिद्धांत के अंतर्गत ही चल रहा है। भी आगे मैं फ्राइड के सिद्धांत को जो पढ़ाऊँगा वह इसी पे आधारित होगा। तो समाज में नारी का जो सिद्धांत है, नारी का जो सम्मान है, उसको करने के लिए सबसे बड़ा जो काम है वह जागरूकता है। साथ ही समाज का सोच बदलने की जरूरत है। नियम बना देने से कभी भी यह परिवर्तन नहीं हो सकेगा जब तक कि समाज अपना सोच न बदले, समाज में महिलाएं तब जब तक जागरूक न। दूसरे वीडियो ये पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है इस वीडियो का, सामाजिक अभिरुचि की परिवर्तित करने के उपाय में। अब फ्राइड के सिद्धांत को पढ़ाने से पहले हम जो अध्ययन करेंगे वह पर्सनालिटी की बात करेंगे, व्यक्तित्व की बात करेंगे, व्यक्तित्व की अवधारणा की बात करेंगे। पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी का अर्थ क्या है, व्यक्तित्व कहते किसे हैं, और व्यक्तित्व के निर्माण में या व्यक्तित्व पर किस प्रकार से फ्राइड के सिद्धांत का प्रभाव पड़ता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है, इसके अर्थ का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, और व्यक्ति की पर्सनालिटी का आकलन हम कैसे करते हैं, किन तत्वों के माध्यम से करते हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। चाइल्डहुड ग्रोइंग अप में आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।